हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। आज मैं आपके लिए लेकर आए क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टर्म 8 चैप्टर लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन, जो कि आपकी वेटेज रखता है पूरे 3 मार्क्स की। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले, बिकॉज मैं आपके जो MCQs प्रिपेयर कर रहा हूँ वो लाइन टू लाइन पैराग्राफ टू पैराग्राफ कर रहा हूँ। 11th क्लास के स्टूडेंट को फॉरवर्ड करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि आपको स्थानीय शासन के बारे में सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द लोकल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर पर सरकार है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों? करेक्ट ऑप्शन है कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो ज़िले से, यानी कि जो उसका हाई पॉइंट होता है वो, मतलब जो हाईएस्ट होता है वो जिला स्तर होता है। देन उसके बाद खंडपीठ और ब्लॉक्स होते हैं। देन उसके बाद क्या होती है? विलेज पंचायत्स होती हैं। लोकल गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑप्शन वन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2, लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट गवर्नमेंट इज़ दैट involves the day-to-day life and problems of ordinary citizens, यानी कि स्थानीय सरकार सरकार के बारे में है जिसमें दैनिक जीवन और सामान्य शहरों की समस्या शामिल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि स्थानीय सरकार, देखे बच्चों, इसका जो नाम है स्थानीय सरकार, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, तो कहने का मतलब ये है ऐसी सरकार होगी जो आम जनता के बहुत ज़्यादा क्या होगी? निकट होगी, बहुत ज़्यादा पास होगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपको अपनी गली के अंदर सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, ठीक है, या आपको कोई डिस्पेंसरी बनवानी है, या आपको प्राइमरी स्कूल बनवाना है, ठीक है, या आपके गली के बाहर वाला रोड ठीक से नहीं है, या पार्क में आपके जिम नहीं है, ओपन जिम नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे आपके आसपास के, वो बेसिकली किस में आते हैं? वो आपके लोकल गवर्नमेंट में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा बच्चों? ठीक होगा। और जो इसमें जो लिखा है दैनिक जीवन, यानी कि डे टू डे लाइफ में क्या होता है बच्चों? ये हमारे यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3, लोकल गवर्नमेंट्स बिलीव्स दैट द लोकल नॉलेज एंड लोकल इंटरेस्ट आर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, यानी कि तीसरे में कह रहा है कि स्थानीय सरकार का मानना है कि लोकतांत्रिक निर्णय के लिए स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित आवश्यक तत्व है। यानी कि मान लीजिए इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो स्थानीय सरकार में ये बताया जा रहा है कि स्थानीय सरकार के अंदर जो भी डिसीजन होगा, जो भी पॉलिसीज फ्रेमिंग होगी, ठीक है, वो किसके हित में होगी? स्थानीय हित में होगी। हित क्या होता है बच्चों? हित होता है इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट में होगी, लोगों के भले के लिए होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है बच्चों? एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, द एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज दैट सो नियर द पीपल, यानी कि आपको ये बोला स्थानीय सरकार का लाभ यह है कि लोगों के निकट है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि अगर हमारे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती है, हम बाय फेस ही क्या करते हैं? अपने काउंसलर को, अपने सरपंच को हम ठीक से जानते हैं और हम उनके पास सीधे डायरेक्टली क्या चले जाते हैं? उस प्रॉब्लम को लेकर चले जाते हैं। देन वो हमारी प्रॉब्लम को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों 2 करेक्ट होगा, यानी कि 1 2 3 4 ये चारों के चारों ही क्या है? लोकल गवर्नमेंट के बारे में सही ऑप्शंस है या कथन है। हिंदी में भी क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्टेड बॉडीज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1882 विच इज called local board during the tenure of which वाइसराय। 1882 में किस वाइसराय के कार्यकाल में निर्वाचित निकाय, जिसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था, अस्तित्व में आए? ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर जब ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे, या फिर सबसे पहले अगर किसी भी वाइसराय ने लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्थानीय निकायों के लिए अगर काम किया है, तो वो आपको ऑप्शन बताना है। और जिसे जो निर्वाचित निकाय जो करते हैं उसको
हिंदी में क्या बोलते हैं, मुकामी बोर्ड उसको कहा जाता था। तो ये किसके टाइम पर हुए थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ द लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। आपको वो इसमें फोटो दिख रही होगी यहाँ पे, लॉर्ड रिपन ही थे जिनके कार्यकाल में क्या होता बच्चों, ये निर्वाचित निकाय, जो निर्वाचित निकाय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों हम, इलेक्टेड बॉडीज क्या होंगे, केम टू एग्जिस्टेंस आएंगे, यानी कि उनके सामने मतलब उस टाइम पे आएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये इनिशिएट लेते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ग्राम पंचायत वर formed in the provinces and this trend continued even आफ्टर द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। यानी कि किस भारत सरकार अधिनियम के बाद प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और यह प्रवृत्ति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भी जारी रही। ऑप्शन नंबर है 1909, ऑप्शन नंबर 1 जो 1909 है 1909 है, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज 1990। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों इंडियन गवर्नमेंट जो एक्ट होता है 1919 वाला, उसी में क्या होता है, उसी में कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि पंचायतों की गठन यानी कि ग्राम पंचायतों की फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यह किसने कहा है, मतलब एक स्टेटमेंट है। ठीक है, हु सेड दैट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन। ही बिलीव्ड दैट स्ट्रेंथनिंग विलेज पंचायत वॉज अ मीन ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। यह किसने कहा है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायत को मजबूत करना प्रभावी विकेंद्रीकरण का एक साधन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या करते हैं, एक वर्ड है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। इसको डिस्कस करते हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बच्चों पावर्स को डिवाइडेड कर देना इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट। ये तो अब 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद लोकल यानी कि तीसरा जो स्टेट है गवर्नमेंट का, उसमें पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर्स को डिवाइडेड कर देना बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब ये जो पावर को डिवाइड कर दिया, अब देखिए बच्चे ये जो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है 73 और 74 अमेंडमेंट। तो 73 और 74 अमेंडमेंट क्या करता है, जो ये लोकल बॉडीज़ होती हैं, जो सरपंच होते हैं, जो हमारे काउंसलर होते हैं, इनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या देता है, राइट्स दे देता है। यानी कि ये कोई भी अगर डिसीजन लेंगे उन अपनी जनता के लिए, ठीक है, जो भी उनकी ग्राम पंचायत में, खंड पंचायतों में, जिला पंचायतों में, नगर पंचायतों में, म्यूनसिपलिटीज़ में जो भी प्रॉब्लम आती होंगी उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस डिसीजन को मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकती है, उसको वो मानना ही पड़ेगा। यानी कि अगर ग्राम पंचायत कोई डिसीजन भी लेती है तो उसको वो सभी के ऊपर क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, सभी पावर्स को डिवाइडेड करना। तो ये किसने बोला है कि पॉलिटिकल पावर का, राजनीतिक शक्ति जो है ना, पॉलिटिकल पावर को आप डिवाइड कर दो, एक के पास सारी पावर मत रखो। जैसे स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज होती है, उसने सोचा ऐसा करते हैं ना, हम एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते हैं, राज्य सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उनको पता था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी आ जाती है जो राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स का क्या कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स ने भी सोचा कि पावर्स को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो ये बात कौन कर रहा है पावर्स को डिवाइड करने की? ऑप्शन नंबर 1 है गांधी, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, नेहरू।
सो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा गांधी जी। देखिए बच्चों, जैसे ही गांधी जी तो ये भी बोलते हैं कि जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो भारत पे किसी भी एक पार्टी का, ये मतलब किसी पार्टी का राज होना ही नहीं चाहिए। जो गांधी जी जो जिस विचार से आते हैं वो अराजकतावादी थे। अराजकतावादी का मतलब है कि वो किसी का कंट्रोल नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता कि कोई गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, वो आम लोगों के बारे में कम सोचेगी, उनको इस बात की चिंता थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में गांधी जी ने भी बोला था कि हमें ये जैसे ही भारत इंडिया इंडिपेंडेंट होता है हमें कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि सबसे ज़्यादा जो फोकस, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट होगी भी, तो अगर सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है ना वो लोकल बॉडीज़ पे करना है, स्थानीय शासन पे करना है। ठीक है, गांवों पे करना है, ग्रामीण क्षेत्रों पे करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे करना है, लघु कुटीर उद्योगों पे करना है। ठीक है, जो लोगों के छोटे छोटे कामों से जुड़े रहते हैं, उनकी आजीविका लिवलीहुड जुड़ी रहती है। तो इतनी चिंता थी गांधी जी को। ठीक है, इसलिए गांधी जी को क्या बोला जाता है, अराजकतावादी बोला जाता है। तो गांधी जी को इतने पहले से ही क्या थी, इनकी चिंता थी, जिससे क्या होंगी, पंचायतें मजबूत हो जाएगी, स्ट्रेंथिंग मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट ऑफ लोकल पंचायत वॉज गिवन इन, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि संविधान बनने के बाद स्थानीय पंचायतों का विषय दिया गया था किस में, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, संघ सूची में, राज्य सूची में। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चे, ये जो हम लोकल गवर्नमेंट के 29 सब्जेक्ट्स हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये 29 सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये पहले किस में थे, स्टेट लिस्ट में ही होते हैं। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट आपको पता ही है कि 60 क्या बोलते हैं, जैसे 97 यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी उनके सब्जेक्ट होंगे, 66 सब्जेक्ट्स किसके होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, वो उनके रिगार्डिंग, जैसे पुलिस है तो पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी। तो ऐसे जो 29 सब्जेक्ट थे ना, ये किस में दे दिए थे बच्चों, ये स्टेट लिस्ट में ही दे दिए थे स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था, अलग से इसके सेपरेटली इसको नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही आपका यही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स थे ना बच्चों, है ना, वो किस में दे दिए गए थे, स्टेट लिस्ट में दे दिए थे। यानी कि जो वहाँ की राज्य सरकार थी ना, ठीक है, जैसे यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ है तो वही सब कुछ करेंगे। अगर उनको किसी सरकार को अच्छा नहीं लगता, यानी कि कोई सरपंच की बात पसंद नहीं आती, तो वो सरपंच को पहले हटा सकते थे। लेकिन 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद वो ऐसा नहीं कर सकते। आफ्टर, तो इसका स्टेट लिस्ट आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लोकल बॉडी गॉट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसीजन राइट्स, किस संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकाय को राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार मिला। ये अभी अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 73rd 74th अमेंडमेंट एंड 83 एंड 74th अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 बच्चों क्लियर आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। 73 किसके रिगार्डिंग है बच्चों, ये है हमारे विलेजेस के रिगार्डिंग में है। ठीक है, गांवों के रिगार्डिंग में है। अगर हम 74 की बात करें तो ये अर्बन की बात करता है, अर्बन यानी कि शहरों की, यानी कि सिटीज़ की बात करता है। ठीक है, और ये रूरल के बारे में बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। ठीक है, फर्स्ट है, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलपमेंट फॉर द लोकल गवर्नमेंट। सेकंड, यानी कि फर्स्ट हिंदी में स्थानीय निकाय के विकास का यह पहला प्रयास था। इट साउट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेटिंग इन लोकल डेवलपमेंट इन रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि इसने स्थानीय निकाय की गतिविधियों में जनता की भागीदारी की मांग की है। ठीक है, तीसरा है, इन दिस बैकग्राउंड अ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज। ठीक है, इन्होंने इसे बोला कि जब ये डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें पहले से ही 3 टायर की क्या की गई थी, त्रिस्तरीय यानी कि 3 टायर की क्या की थी, बात कह दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बच्चों तीनों ही क्या होंगे, इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, जब ये 1952 की बात है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन भी चुका है। ठीक है,
तो उस टाइम पे भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, एक ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये अगर मान लो उसी टाइम थोड़ा सीरियस होता तो इतना, और लगभग हमें 40 साल और नहीं रुकना पड़ता है ना सरपंच को, इन सबको ना एक पॉलिटिकल राइट मिलने के लिए, अगर ये पहले से ही सक्सेस हो जाता। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के बीच में से ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच कमेटी रिकमेंडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989? फर्स्ट है पीके थंगन कमेटी, सेकंड है स्वर्ण सिंह कमेटी। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकार निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की है? ऑप्शन नंबर पीके थुंगन समिति और दूसरा है स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड इंडियन गवर्नमेंट पास्ड द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989? एंड ऑप्शन नंबर 2 1992। भारत सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया? पहला है 1989, दूसरा है 1992। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। 1992 में ये क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्ट को पास करती है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंडमेंट को क्या करती है, पारित करती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेड? अब वो तो डिक्लेयर हो गया है ना, यानी कि पारित हो गया, यानी कि पास हो गया किसमें, संसद के अंदर। अब उसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका अप्रैल 1992 एंड ऑप्शन नंबर 2 है 24 अप्रैल 1993। 73वें और 74वें संविधान संशोधन कब लागू हुए? तो अप्रैल 1992 और 24 अप्रैल 1993। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। इसकी एग्जैक्ट डेट यही है, 24 अप्रैल 1993 को 73 और 74 अमेंडमेंट जब होते हैं, चेंजेस होते हैं किसके रिगार्डिंग, लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको इम्प्लीमेंटेड कब करते हैं, 24 अप्रैल 1993। ये किसी की ओल्ड बुक है, पुरानी बुक में भी एज इट इज़ ये डेट लिखी हुई है। Question number 11, in the 73rd constitutional amendment the structure of पंचायती राज system has been fixed for how many tier structure? ठीक है, 3 and 4। 73 संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा कितने स्तरों के लिए निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3 और ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि क्या बनाए हैं, 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं। वो कौन से बनाए हैं, वो स्ट्रक्चर ये हैं, पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा है ब्लॉक लेवल पे, तीसरा है विलेज लेवल पे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्लॉक का ना डिफरेंट नेम्स मिलते हैं, यहाँ पे इसको खंड भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ब्लॉक्स तो बोलते ही हैं, ठीक है, खंड बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। देन लास्ट वाला कौन सा, विलेज लेवल पे, यानी कि ये जो खंड और जो बीच वाला है ना बच्चों, ये एक तो होगा विलेज लेवल पे, ठीक है। ये जो ब्लॉक लेवल होगा ना, जैसे मान लो 3 4 5 6 7 8 मतलब गाँवों को मिलाकर बनाएगा, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तो आपको पता ही है कि लगभग एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उसको क्या बोलेंगे, जिला परिषद या जिला पंचायत। यहाँ बच्चों यहाँ पंचायत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना सर यहाँ तो क्या लिखा था, अब यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पंचायत भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पंचायती समिति। जो पंचायती समिति होती है ना, ये दूसरे लेवल पे होती है। और ग्राम विलेज पे लेवल पे कौन सी होती है, ग्राम पंचायत। लेकिन बच्चों ग्राम पंचायत जो होती है ना, वो ग्राम पंचायत को इलेक्ट कौन करता है, तो वो करता है ग्राम सभा। कौन करते हैं बच्चों, ग्राम सभा। ग्राम सभा के जितने भी गाँव में 18+ मेंबर होंगे ना, बंदे जो होंगे, ठीक है, वो सभी क्या करेंगे, ग्राम पंचायत को इलेक्ट करेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत? यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों के गठन की मांग बात करता है? यानी कि भारत का कौन से संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसमें लिखा हुआ है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, पंचायतों की गठन करना पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 40 एंड ऑप्शन नंबर 2 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था ना अभी कि ये जो ये पंचायती राज का सारा सिस्टम पहले किस में था, स्टेट गवर्नमेंट में था, ठीक है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में था ये, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आर्टिकल 40 क्या बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पंचायतों का गठन करना पड़ेगा, फॉर्मेशंस करनी पड़ेगी किसकी, पंचायत की।
क्वेश्चन नंबर 13, इन 73 एंड 74th अमेंडमेंट आफ्टर हाउ मच टाइम इलेक्शंस शुड बी हेल्ड। यानी कि 73 और 74 में अमेंडमेंट जब होता है, 73 किसके लिए होता है बच्चों? 73 होता है विलेजेस के लिए और 74 होता है सिटीज़ के लिए, ठीक है, नगर के लिए। तो अगर मान लीजिए अब इनमें इलेक्शंस होंगे तो ये कितनी साल के लिए होंगे? ये होंगे 5 साल के लिए, ठीक है, जो हमारे पीएम के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन नंबर 1 1/3, ऑप्शन नंबर 2 2/3, ठीक है, यानी कि 1/3 और दूसरा 2/3। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा 1/3 सीट जो है किसके लिए है? पंचायती राज सिस्टम में। यानी कि जो अभी अभी हमने एक चीज़ करी थी ना बच्चों, ये वाली जो अभी हमने स्तर पढ़े थे ये वाले, ये इनमें सब में क्या होगा? इनके सबके अलग अलग इलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा? इनमें सब में 1/3 की क्या है? वीमेन के लिए सीट रिजर्व्ड है। देन और देखिए बच्चों, इसमें सब में ना एक एक का प्रेसिडेंट भी होगा। इन सब के अपने अपने क्या होंगे? एक प्रेसिडेंट भी होंगे, जिसको हम अध्यक्ष बोलेंगे। उन अध्यक्ष के भी क्या होंगे? उसमें भी सीट क्या रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच शेड्यूल आर द 29 सब्जेक्ट्स, इन विच शेड्यूल आर द 29 सब्जेक्ट्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम रिटर्न। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय किस अनुसूची में लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची, और क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 13 शेड्यूल यानी कि 13वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर 1 का बच्चों करेक्ट आंसर होगा। जब 1993 में जब ये अमेंडमेंट हो जाते हैं, मतलब 73 और 74 अमेंडमेंट जो होते हैं इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो संविधान में कितनी सूची जोड़ी जाती है बच्चों? 11वीं सूची भी जोड़ी जाती है। और वो 11वीं सूची जो, अगर आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 11वीं सूची जो है 11 शेड्यूल है वो किसके रिगार्डिंग है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 11th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले बच्चों। अब मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा मैं, उसमें भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, सारे आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो फॉरवर्ड करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।